हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के प्राचीन इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर में आपको अनिवार्य प्रश्न के रूप में कुछ इमेज दिखाए जाते हैं, यानी कि इनको जो है आपको करना कंपलसरी होता है। और इस इमेज यानी कि चित्रों को देखकर आपको पता लगाना होता है कि ये कौन सी कला है या कौन सा मंदिर है या कौन सी गुफा है, और उसके ऊपर जो है आपको थोड़ा सा जो है 200 शब्दों में लिखना होता है कुछ ना कुछ। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो चित्र है ये किस चीज़ का चित्र है, यानी कि किस मंदिर का चित्र है और कहाँ पे स्थित है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो ये चित्र आप देख लीजिए अच्छी तरीके से और आगे हम बढ़ते हैं। देखते हैं कि यह है तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, यानी कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर इसका नाम है। तो आपको ये चित्र फिर से देख लेना है और याद कर लेना है कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किस प्रकार से दिखता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है और मतलब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर या राजा राजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये जो मंदिर है वो जो राजा राजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में, यानी कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवुटैयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। यहाँ पे जो एक दूसरा नाम भी है जो थोड़ा टेढ़ा है लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता है, उसको भी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो खास विशेषता है वो कि ये जो है पूरा मंदिर जो है ग्रेनाइट से बना है और विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह पूरे विश्व में जो है अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है, यानी कि अलग तरह की मंदिरें ग्रेनाइट से बनी हैं लेकिन ये जिस प्रकार से बना है इस प्रकार की मंदिरों में ये पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, यानी कि ये बहुत बड़ा है, भव्य है। वास्तुशिल्प, यानी कि इसमें जो शिल्पकार लगे हैं, इसमें जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वो बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं। और केंद्रीय गुम्बद, और जिसका केंद्र का गुम्बद है यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलग अलग भी गुम्बद है, मतलब बगल में भी गुम्बद है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला गुम्बद है इसको केंद्रीय गुम्बद कहा जा रहा है। तो इसका जो केंद्रीय गुम्बद है वह लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, यानी कि यह मंदिर जो है विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने इसको घोषित कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि यूनेस्को द्वारा जो घोषित की जाती हैं उसकी अलग ही वैल्यू हो जाती है। तो ये जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके डीप में जाते हैं। ये तो नॉर्मल ऊपर से हम लोगों ने देखा। एक विद्वान के अनुसार पल्लव राजवंश के ईसोन्मुक्त होने पर चोल राजवंश की शक्ति का विस्तार हुआ। यानी कि जब पल्लव राजवंश खत्म हुआ उसके बाद चोल राजवंश की शक्ति का विस्तार हुआ, उनकी बढ़ोतरी हुई। 9वीं शताब्दी के पश्चात चोल राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक दक्षिण भारतीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह किया। यानी कि 9वीं शताब्दी के बाद 200 वर्षों तक उन्होंने राज किया। तो वही जो 9 2 11 हो गए, यानी कि 11वीं सदी में इसको बनाया गया था। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 9वीं शताब्दी के बाद जो है उन्होंने 2 वर्षों तक दक्षिण भारतीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह किया। प्रभावशाली चोल शासकों के समय चोल राजवंश की शक्ति का प्रभाव विस्तृत क्षेत्र में व्यापक हुआ है। उत्तर भारत की गंगा घाटी, दक्षिण में लंका द्वीप तथा पूर्व में वर्मा एवं मलाया तक के भूभाग चोलों द्वारा आक्रांत हुए। यानी कि भारत की गंगा घाटी, दक्षिण में जो लंका है द्वीप है और पूर्व में जो बर्मा, यानी कि इसमें म्यांमार बर्मा जो कहा जाता है, और मलाया तक के भूभागों ने जो है चोलों द्वारा आक्रांत हुआ। यानी कि इस पे जो इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और शायद जीती भी होंगी। इस शक्तिशाली चोल साम्राज्य में अनेक भव्य एवं विशाल मंदिर निर्मित हुए जो दक्षिण द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यानी कि इसकी शैली क्या है, दक्षिण द्रविड़ शैली है और इसके जो है एकदम अच्छे उदाहरण है। उत्कृष्ट मतलब होता है, समझ लीजिए एकदम अच्छे उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मंदिर का जो संरचना है उसमें कौन सा कितना बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह मंदिर जो है 150 फीट ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया है। यानी कि एक ऊंचा चबूतरा है 150 फीट ऊंचा, उस पर जो है बनाया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई 100 फीट है। यानी कि गर्भगृह की जो ऊंचाई है वह 100 फीट है, जिसके ऊपर 200 फीट ऊंचा शिखर आसमान को छूती अट्टालिका की भांति स्थिर है। संपूर्ण मंदिर क्षेत्र 500 फीट 250 फीट के क्षेत्रफल में फैला हुआ चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं 500 लंबाई हो सकता है और 250 चौड़ाई हो सकता है, ऐसा क्षेत्रफल है इसका जो कि परकोटे में घिरा हुआ है।
इसके पूरब 250 वर्ग फीट का बाहरी आंगन है जिसमें छोटी छोटी कोठरियाँ में छोटे छोटे पूजा मंदिर बनाए गए हैं। इसके पूरब में जो है 250 वर्ग फीट का जो है बाहरी आंगन है, उसमें छोटी छोटी कोठरियाँ बनाई हैं और उनमें छोटे छोटे पूजा घर हैं, मंदिर हैं, उनमें पूजा होती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इस मंदिर के विमान यानी कि शिखर के 3 भाग हैं। गर्भगृह का घनाकार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भाग जिसके साथ प्रदक्षिणा पथ भी जुड़ा हुआ है। विशाल पिरामिडाकार क्रमशः ऊपर की ओर घटते हुए तरफ मंडप और उसके ऊपर स्थित स्त्रीपिका, यानी कि यह जो है घटते हुए चला जा रहा है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे घटते हुए जा रहा है और इसके ऊपर जो हम देख सकते हैं ये जो है सबसे ऊपर स्त्रीपिका वगैरह क्या कहा जा रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। ऊपर की ओर घटते हुए जो मंडप है और उसके ऊपर जो है स्त्रीपिका लगी हुई है। पूरा मंदिर मूर्तियों की उत्कृष्ट कर सजाया गया है, यानी कि पूरे मंदिर में जो है मूर्तियां बनाई गई हैं, उनको उभारा गया है। पर्सी ब्राउन के अनुसार तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का शिखर वास्तुकला की कसौटी है। पूर्वी प्रदेश द्वार के रूप में पास 2 गोपुरम बने हुए हैं, यानी कि पूर्वी प्रवेश द्वार जो है उसके पास जो है 2 गोपुरम बने हुए हैं। तो यानी कि जहाँ जो पूरब का प्रवेश द्वार है वहाँ पे गोपुरम बने हुए हैं। और ये जो पर्सी ब्राउन जो है इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का शिखर वास्तुकला की कसौटी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें जो कितनी फीट ऊंचा इसका अट्टालिका है, कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है। तो ये सब जो पॉइंट हैं आपको एकदम दिमाग में याद रखने होंगे, क्योंकि ये सब आप बदल नहीं सकते हैं। आपको ये रट्टा लगाना होगा कि ये कितने वर्गाकार कितने फीट वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया है, इसके गर्भगृह की ऊंचाई 100 फीट है। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, तभी आपको याद होंगी। एक बार में समझाने से ये याद नहीं होगा। तो आप उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इसको 2-3 बार ज़रूर देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो आप इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि वर्गाकार चबूतरा 150 फीट है, उसको आप किसी कॉपी पे लिखते जाएं और उसको रिवाइज करते जाएं कि इस मंदिर की जो है क्या क्या खासियत है, वहाँ पे लिखते जाएं मेन जो पॉइंट है, जिससे आपको ये याद करने में बहुत सारा मदद मिलेगा। तो एक बार और हम इस मंदिर को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिरामिड की तरह जो है ऊपर की तरफ ये पतला होता गया है, और जो धृतिका शब्द था, थोड़ा संस्कृत शब्द है, वो जो ऊपर बना हुआ है, और ये जो है कितना लंबा चौड़ा है उसको हम लोगों ने नीचे डिस्कस कर ही लिया। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये फैक्ट्स हैं, ये तथ्य हैं, उनको जो है आप अच्छी तरह से याद कर लें, और हो सके तो कॉपी पे अच्छी तरह एक किनारे लिख लें और उसको बार बार दोहराएं। तभी जो है आप तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जो है उसके बारे में अच्छी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, और जो सलाह दिया है वो भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।